लेते हैं। हमारे साथ वीएलए अंबाला मैम जुड़ी हैं। अंबाला मैम, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड मॉर्निंग मित्तल जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, पहले यही जानना चाहता हूं कि आज इंडेक्स चूंकि एक गैप डाउन हो गया है, तो अब इस गैप डाउन को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए, शॉर्ट करके या बाय करके? नहीं, बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेड में बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढना ज्यादा बेटर है क्योंकि डाउन साइड के लिए डिक्लाइन लिमिटेड है अभी के लिए। स्विंग ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ता 10 दिन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपको अगर 25,100 पर आज निफ्टी मिल जाए तो वहां पर बाइंग का व्यू रखिए। पॉसिबल टारगेट जो अपसाइड के लिए आपको मिलेंगे वो 25,100 में बाइंग लेने के बाद आपको 25,250 से लेकर के 25,400 और 25,520 तक के भाव आपको एज अ टारगेट दिख जाएंगे। एंड जो डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज है, डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस। अलार्म लगा के रखना पड़ता है, वही था। ओके, डू मेंटेन स्टॉप लॉस कि आपको 24,950 पर अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, यानी लगभग लगभग 250 रुपए का, 250 पॉइंट्स का आपको एक स्टॉप लॉस है। पहले पड़ाव का टारगेट 150 पॉइंट का है। दो इट में स्ट्रेच अप टू 300 टू 450 पॉइंट्स। ठीक है। तो निफ्टी अभी 25,182 और मैम ने बोला कि बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है, लेवल्स आपको बता दिए हैं। लेकिन और भी चीज़ें पूछते हैं मैम। ये जो एफएमसीजी इंडेक्स है, इसमें थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पहले मैरिको के रिजल्ट आए, उससे थोड़ी सी वीकनेस बनी, उसके बाद एचयूएल उसी थोड़े से पेन में टूट गया, आईटीसी कितने दिनों से टूटता आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एशियन पेंट अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मैं जा रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली एफएमसीजी, तो वहाँ पर भी प्रेशर पॉइंट बने हुए हैं। तो अगर इन सब का गठजोड़ करके देखें तो कैसा लग रहा है एफएमसीजी या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी शेयर्स आपको, खासतौर से एशियन पेंट्स, और अगर हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मारुति और इंडिगो को भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या रुझान दिख रहा है? देखिए, ऑटो सेक्टर तो अभी मत लीजिए बिकॉज वट एवर इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर वो करंट प्रेजेंट में प्राइस इन होने की कोशिश करता है। एंड फियर, डर जो है, डर बहुत सारे चिकन्स, एक होता है ना मार्केट में, कई सारे ये इन्वेस्टर होते हैं। तो जो वीक इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो फ्यूचर में होने वाला होता है उसको थोड़ा प्रिडिक्ट करके निकलने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आपके जो ऑटो रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं डायरेक्टली, जिनका क्लाइंटेल, आप उसमें चाहे स्टॉक स्पेसिफिक नाम लेते चलिए, मारुति हो गया, एमएनएम हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, देन अशोक ले हो गया, इन स्टॉक से थोड़ा सा भी थोड़े समय के लिए दूरी बनाइए, थोड़े ही समय के लिए। बट जो कंपनीज इंडिया में अच्छे ब्रांड्स को ला करके, जैसे टाटा, सिंपल टाटा पर्सनल व्हीकल को डिप में खरीदने की कोशिश करना, बाकी स्टॉक्स को थोड़ा सा दूरी बनाओ, क्योंकि अगर उसका डिस्कशन हम वापस से एक बार कभी करेंगे, बट टू बी स्पेसिफिक दिस सेक्टर में ये एक आउटलुक है। तो एमएनएम, अशोक ले एंड आपका मारुति, इनसे थोड़ा सा आपको दूरी बनाना है, बट टाटा कमर्शियल व्हीकल एंड टाटा पर्सनल व्हीकल को थोड़ा क्लोजली वॉच कर सकते हैं फॉर द डिप बाइंग। एंड नाउ एफएमसीजी की बात करेंगे मित्तल जी। एफएमसीजी 50,000 के पास में आ गया है आज के डेट में। एंड दिस बजट, इन्फ्लेशन सबको पता है बहुत बड़ा है, तो जिस तरह से जीडीपी के नंबर दिखते हैं, जिस तरह से आईआईपी के नंबर दिखते हैं, उस तरह से इन्फ्लेशन के नंबर उतने क्लियर नहीं दिखाए जाते। अब मैं इसको, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट, बट यस इट्स ट्रू कि ग्राउंड पर जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो बहुत हद बढ़ा है। अब आप उसको किसी भी एस्पेक्ट में लीजिए कि जो सस्ती चीजें हुई हैं, आपने जीएसटी घटाया, ठीक है, बट बहुत सारा इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों की जो कंजप्शन की डिमांड है, बड़ी बड़ी कंपनीज की कमेंट्रीज आई है कि हमारी कंजप्शन थोड़ी सी सप्रेस्ड हुई है। अब वो इसीलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस इन्फ्लेशन दिखा है ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास यूज होते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू दी, विद दिस लाइट हम अब एफएमसीजी में वापस आते हैं। आज हमारे एफएमसीजी 50,200 पर है इंडेक्स लेवल पर। इट इज लाइकली, वेरी लाइकली एक्चुअली, कि ये आपको 49,000 के आसपास और दिख जाएगा, एंड दैट शुड बी द बॉटम लेवल। 49 के आसपास अगर आपको एफएमसीजी इंडेक्स दिख रहा है तो वहां पर आप अपने ईटीएफ्स में, अपने म्यूचुअल फंड्स में जो इसके अराउंड हो, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। टू बी स्पेसिफिक, स्टॉक कौन से देखे, तो आप डाबर देखिए, आप आईटीसी का स्टॉक देख सकते हैं, आप मैरिको देख सकते हैं। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जहां पर आप बॉटम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स से दूर रहिए जहां पर वैल्यूएशन ज्यादा हो इस मार्केट में भी। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। तो ये एफएमसीजी स्टॉक्स में अब थोड़ा सा बॉटमिंग आउट की तरफ जा रहे हैं, लेवल्स आपको बता दिए गए हैं।
ऑटो स्टॉक से दूर रहना है, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हम और विस्तार से बात करेंगे, और बहुत सारे शेयर्स हैं जिन पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो बदले हैं, और जो डेटा पॉइंट्स बदले हैं उसमें एफआईज का सेल बाय में बदल गया है। तो चलिए उस मैजिक फिगर को देखते हैं। बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं एफआईज की बाइंग के। बढ़ते अपने खास सेगमेंट बाजार बोलता है पर। बाजार बोलता है इसमें एफ आई डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ हुआ मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में, दुनिया भर के बाजारों में। तो देखिए कल एफ ने माल खरीदा है, हालांकि हल्के हाथ से ही खरीदा है, 480 करोड़ की ही बाइंग की है एफ ने, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट मिला, और कल की रैली उसके पीछे एक आप इंडिकेशन के तौर पर देख भी सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिला था। ना सिर्फ कल इंडेक्स लेवल पर था, इनफैक्ट स्टॉक्स लेवल पर भी था। 3361 करोड़ की बाइंग डीआईज भी करके ले गए हैं। अगर आप देखोगे एफआईज की जो बाइंग थी 2 जनवरी के बाद पहली बार हुआ, जबकि इस साल में एफआईज ने बाय किया है। तो 2026 में ये दूसरी बाइंग एफआईज की कही जा सकती है। और अगर मैं डेटा पॉइंट्स पे बोलूं तो ये सबसे बड़ी बाइंग कही जा सकती है। 480 करोड़ की बाइंग सबसे बड़ी है एफआईज की इस साल में अभी तक, जिसमें कि लगभग 1 महीना बीत चुका है। हालांकि एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में कल माल बेचा, इंडेक्स ऑप्शन में माल बेचा, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी पोजीशन बनाई। तो जो एफआईज का पूरा डेटा है अभी, जिसको कहते हैं कि फुल फ्लैश, फुल हार्टेडली बाइंग, वो अभी देखने के लिए नहीं मिली है। ग्लोबल मार्केट्स का हाल देख लेते हैं, क्योंकि कल फेड की मीटिंग के आउटकम आया था, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा डाउ जोन्स पर। तो डाउ फ्लैट बंद हुआ। शंघाई में आज रेड मार्क बना हुआ है, हैंसेंग निकाई कोस्पी यहाँ पर ग्रीन मार्क बना हुआ है। एक बार देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ के साथ कामकाज करने वाले शेयर्स में हिंदुस्तान कॉपर लगातार, ये चांदी की तरह कॉपर भी चल रही है, और 12% ऊपर हिंदुस्तान कॉपर का शेयर। आशापुरा माइन कैम बॉक्साइट प्रोवाइडर 6% ये काउंटर चल चुका है। चॉइस इंटरनेशनल आज 6% ऊपर है। ग्लैंड फार्मा, मॉसशिप में कल के अपर सर्किट के बाद आज लगातार दूसरा दिन जहां पर की अच्छी तेजी मिल रही है। ग्लैंड फार्मा में भी अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें हेरिटेज फूड करीब 9% नीचे, 5 स्टार करीब 6%, काइटेक्स करीब 6%, अग्रवाल आई करीब 5%, और सीएसबी बैंक करीब 4.5%। तो ये सभी काउंटर्स हैं जो कि थोड़े से प्रेशर पॉइंट्स झेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ एक खबरों की तरफ, और खबरों में सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो इस समय है वो यही है कि एक तो ईरान टेंशन को लेकर जो ट्रंप है वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं ईरान के ऊपर, और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द न्यूक्लियर डील करो, नहीं तो हमला कर देंगे आपके ऊपर। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सभी पर मैम आपसे रुझान जानना चाहूँगा क्या कुछ बन रहा है। और इस समय ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लगातार 2 दिन से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आपको इन 5 काउंटर्स पर व्यू दे दीजिए। तो एक तो पहले ऑयल इंडिया है, यस। दूसरा आप मुझे एक बार ओएनजीसी, वापस बता देंगे? आई वाज लिसनिंग। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, और बाकी तीनों ऑयल मार्केटिंग ओएनजीसी, की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। ओके। ऑलराइट, आई एम डन विद माय लिस्ट। अच्छा, सबसे पहले ऑयल इंडिया, और ये डिसमर है कि कल अलग प्लेटफॉर्म्स पर और अपने मेंबर्स को भी ऑयल में हमने 480 के आसपास बाइंग रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें कि हमारा पहला टारगेट 5 था, 510, जो कि आज हिट हुआ है। सो इट्स अ डिस्क्लोजर। और बाकी रही कि इसमें आगे का क्या आउटलुक है, पॉजिटिव है। अगर किसी को फ्रेश थोड़ा सा रिस्की बाय लेना है, सो है तो लेट, नो डाउट, लेकिन फिर भी जो पोटेंशियल अभी भी बची हुई है, आप बस उसको थोड़ा ना मंथली टाइम फ्रेम पर इसको देखिए। करंट कंडीशंस के इन लाइट्स में अगर आप इसको देखेंगे, सो इट इज लाइकली कि आपको 540 का अगला भाव पड़ा दिखा सकता है एज अ टारगेट, एंड सीधा यू जस्ट होल्ड इट फॉर 620। तो अच्छे खासे भाव के लिए ऑयल इंडिया में अभी भी मजबूती बनी रहेगी। और ये जो आउटलुक हम लोगों ने मैंने डिस्कस किया है मित्तल जी, इट इज फॉर अनदर 3 to 4 months मैक्स। तो जल्दी भी हो सकता है एक्चुअली, अगर ये टारगेट्स आपको जी आ जाए तो जल्दी छोड़ भी दीजिएगा। रही बात इसमें स्टॉप लॉस कहां पर मेंटेन करना है, क्योंकि अब ये 2 दिन में ही लगभग 20-25% चढ़ गया, तो मतलब 15% से ज्यादा। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप अपना एक्सपोजर जो है लिमिट कर लीजिए, सो दैट आपका 540 और 620 के टारगेट के लिए जब आप होल्ड करें तो आपको वोलेटिलिटी आप मेन कर सके, मैनेज कर सके। सेइंग दैट, इसमें जो स्टॉप लॉस आज की डेट में हमको रखना चाहिए, एनीवेज इससे कम में बात चलेगी नहीं,
470 शुड बी देयर, और करंट प्राइस पर 516-15 बाय कर सकते हैं। 540 620 आर द टू टारगेट्स। ठीक है। देन अपना ओएनजीसी है। ओएनजीसी में अगर आप आज के दिन में थोड़ा सा रुक जाएं तो बेहतर होगा। मोस्ट लाइकली हमें ये 600, मोस्ट लाइकली हमें 270 के आसपास एक एंट्री वापस दिला सकता है, तो उसके साथ अगर हम रुकें तो बेहतर है। स्टॉप लॉस जो हमारा कल के सेशन का लो है, टेक्निकल फंडामेंटल एप्स को जो स्टॉप लॉस बोलना चाहें, इस रैली का जो एक ब्रेकआउट है, इस पूरे कंसोलिडेट फेज का जो ब्रेकआउट है, दैट शुड बी योर प्रोटेक्शन लेवल। और आप यहाँ पर 245 का स्टॉप लॉस रखें कम से कम। करंट अगर आपको 265 260 की बाइंग मिल जाए, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 290 विद पॉसिबिलिटीज कि आपको 325 का भी एक दूसरा भाव दिख जाएगा। सो व्यू वही है, इसके लिए भी 3 से 4 महीने का ही व्यू है। दूसरा थर्ड स्टॉक गेल है, राइट? गेल भी बता दीजिए मैम। वैसे एचपीसीएल और गेल था आईओसी नहीं वैसे। वगैरह थे। ओके आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। जी। ओके, हिंद पेट्रो देखते हैं। गेल एक्चुअली ठीक ठाक है। अगर हम जो मूवमेंट हम लोगों ने बाकी स्टॉक्स में देख लिया ना, गेल में आना बाकी है। सो इट ओके। इज लाइक गिविंग लो रिस्क एंड बेटर अपॉर्चुनिटी, इसलिए अगर हम इसको इंक्लूड कर ले तो अच्छा रहेगा। आज ये 170-60 पर है, 170 के आसपास में है। एंड मतलब एक लिमिटेड एक्सपोजर और एक स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पर 150 रुपए का मेंटेन कर सके, विच इज लाइक 20 पॉइंट्स फ्रॉम दिस करंट प्राइस। बट पॉसिबल टारगेट भी यहाँ पर आपको वैसे ही दिखेंगे। 190 का पहला टारगेट है जो कि आज के बायर्स को दिख सकता है, जिसमें कि दूसरा टारगेट फिर दूसरा सीधा 200 पर है। सो जहां पर रिस्क कम कहां पर है वो गेल में है। बाकी जो दो स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें थोड़ा ज्यादा रिस्क है, बट इसमें कंपेरेटिवली रिस्क कम बनता है, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जा सकती है। देन आपने हिंद पेट्रो बताया है, एचपीसीएल, विच इज अगेन अ लो रिस्क काउंटर, क्योंकि मूवमेंट बाकी स्टॉक्स में हो गया, इसमें होना है। अगर सेक्टर में सेक्टर रोटेशन आती है तो स्टॉक्स के नंबर 1 बाय 1 आते हैं, राइट? तो वो चीज हिंद पेट्रो में होना अभी बाकी है, एंड इट्स अ गुड लेवल। 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास भी है। आप शॉर्ट टर्म बेट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक डाउन द लाइन 1 ईयर का बेट भी यहाँ से बनता है। दोनों की जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी सी डिफर होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 435 के पास खरीदार बन के आप यहाँ पर 455 से लेकर के 480 का टारगेट देख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड के मायने से होगा सिर्फ 410 रुपए का। लेकिन अगर आप इसी को एक डाउन द लाइन 1 ईयर अप टू 1 ईयर के व्यू पर देखें तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर 470 है, एंड दूसरा लगभग टारगेट आपका 525 का आप देख सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजी जो बोला डिफरेंट है वो ये है कि आप आज खरीदिए, थोड़ा बहुत अगर ये 2-4% अप टू 415 तक चला जाए तो और एडिशन करिएगा, एंड एक कंबाइंड स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 405 रुपए का लगा करके रख लीजिए। ये लेवल्स थोड़े से अलग इसलिए हैं क्योंकि मोमेंटम प्ले जल्दी हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें एक अपसाइड की मूवमेंट इस तरह से बन सकती है, जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। बिल्कुल ठीक। एक स्टॉक और था बीपीसीएल, राइट? जी। तो बीपीसीएल मित्तल जी आज जो चल रहा है 364 पर, इट्स अ बेट। आप इसमें फ्यूचर ट्रेड करो, आप इसमें ऑप्शंस ट्रेड करो, आप इसको स्विंग मार्केट में ट्रेड करो, आपकी चॉइस। तीनों में ही आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिकॉज रिस्क इज वेरी मच डिफाइंड। यहाँ से अगर आप 364 के आसपास कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं, देन डू एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ पर कम से कम 380 का पहला टारगेट स्पॉट स्विंग में मिल जाएगा। एंड इसी के रेफरेंस आप फ्यूचर वगैरह देख सकते हैं। एंड अगला जो इसमें टारगेट है फिर आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलेगा, जो कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर बनता है, लगभग 410 रुपए का। एंड जो स्टॉप लॉस है, आप चाहे इसमें से कोई भी आइडिया प्रेफर करें, ट्रेडिंग प्रेफर कर रहे हो, स्टॉप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस 340 से नीचे रखने की नीड नहीं है, रखना नहीं है। उसके बाद फिर इसमें वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर आउटलुक हो गया। अब फटाफट से बढ़ते हैं फेड की खबर पर। फेड ने देखिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, 3.5% से 3.25% के बीच में ब्याज दरें छोड़ दी है। इकोनॉमी ठीक गति से चल रही है। फेड का कहना है नई जॉब मिलने की गति जरूर धीमी हुई है, लेकिन बेरोजगारी की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। तो ये फेड का मानना है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल अमेरिकन मार्केट भी सुस्त था, और हमने कल बता ही दिया था कि इस पर कोई खास कुछ होना नहीं है एज सच। और फेड चेयरमैन का जाना लगभग तय है। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। एक खबर जो कि दिख रही है, भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर गोल्डमैन सैक्स की एक स्टेटमेंट आई है। उनका कहना है कि जून से पहले डील होनी चाहिए, उनको उम्मीद है। और वो कह रहे हैं कि अगर जून के बाद खींचा टाइम पीरियड तो हमें जीडीपी ग्रोथ अनुमान भारत के घटाने पड़ेंगे। मैम, अगर हम देखें 2-3 दिन से कुछ एक टेक्सटाइल शेयर्स में, लेदर शेयर्स में अच्छा उछाल देखने के लिए मिला।
खासतौर से जो इम्पैक्ट था वो यूरोपियन डील का था। लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ लौट रही है इन शेयरों में और इसके साथ साथ अगर अमेरिकन डील पर भी कुछ पॉजिटिव आ जाता है, तो ये काउंटर्स क्या दोबारा रिकवर होंगे? मैं दो तीन काउंटर्स के नाम ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट। ओके, तो देखिए, फिलहाल के लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट्स, सेंटिमेंट्स एक या दो दिन के लिए तो बूस्ट कर सकती है, इम्पल्सिव या भी एक, बट एक सस्टेनेबिलिटी सिर्फ तब आता है जब जब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, यानी ऑन पेपर रिकॉर्ड हो जाए, जब साइन हो जाए चीजें। अब यहाँ पर हमको ये समझना जरूरी है कि ये ट्रेड डील वो सपोज टू हैपन इन द मिड ऑफ अक्टूबर, मतलब पिछले साल के अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए था। नाउ वी आर अगेन इन दी 26 के पहले मंथ क्लोज होने वाला है। जून की उन्होंने प्रोजेक्शन दी जरूर है, बट आई डाउट नहीं होगा। और बाय द टाइम ये डील हो रही है, इन कंपनीज के मार्जिन इतने श्रिंक हो जाएंगे कि आप क्या ही बोलेंगे कि इतने, मतलब रिजल्ट के ऊपर बहुत खराब असर पड़ने वाला है। सो बहुत वाइजली हमको स्टॉक्स देखने हैं, चाहे वो बॉम्बे डाइंग हो, वेल्सपन लिविंग हो, गोकेक्स हो, या फिर राजेश एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कंपनीज हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को आप बहुत ही वाइजली चूज कीजिए आज की डेट में। बॉम्बे डाइंग, वेल्सपन लिविंग जो अगर मैं आज की डेट में बात करूं मित्तल जी, लगभग 122 पर आया है। तो इस प्राइस पर पूरे मार्केट कंडीशन जहां पर बहुत अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी भर भर के छाई हुई है, जैसे बादल छाए रहते हैं ना, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, वैसी वाली कंडीशन में है। तो क्या ये कंपनी बर्बाद हो जाएंगी? नहीं, वैसा नहीं होगा। बहते पानी को आप कोई ना कोई राह ढूंढ ही लेते हैं। अब क्योंकि हमें तो बिजनेस करना ही है, बीइंग एन इकोनॉमी, हम ऐसे तो पड़े नहीं रह सकते। वी नीड टू फाइंड अ वे, भी कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा। बट बाय द टाइम ये समय जा रहा है ना, अगर चीजें उस समय जिस काउंटर पर आपकी नजर है, अगर वो काउंटर उस समय एक्सपेंसिव है, तो उससे थोड़ा दूर रहो। नाउ व्हेन आई एम सीइंग वेल्सपन लिविंग, आज इसका सेक्टर 16 से 17 के मल्टीपल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक आज भी इतना गिर के, इतना नेगेटिव होने के बाद भी 33 के मल्टीपल्स पर है। तो इस तरह के काउंटर्स में जहां प्रॉफिट नहीं है, अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा है, और उनकी एक्सपोर्ट मार्केट पर डिपेंडेंसी हद ज्यादा है, तो वहां पर अभी आप अपना हाथ सिकोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप हड़बड़ी में घबरा के कोई मूवमेंट डिसीजन ना ले। नाउ वेल्सपन लिविंग अगर हमको खरीदना ही है, वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये हमको 105 और 110 के भाव पर एक बार मिल जाएगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग टुडे, ये 122 पर है। तो जब ये मिले तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। बाय द टाइम कुछ और अच्छी न्यूज अगर आ जाती है, तब इसमें हम एक बार बैंक के बारे में सोच सकते हैं। दैट टू, अगर कुछ बढ़िया न्यूज नहीं आई तो एक टेक्निकल व्यू भी आप उसको रखना, जिसके बेस पर फर्स्ट टारगेट 125 पर रख के लगभग दूसरा टारगेट 140 का मेंटेन करना है। एंड प्लीज टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस, कि आपको इसमें 95 के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये महंगा है। अगर टूटना शुरू हुआ तो बहुत बात दूर तक जाएगी, 70 तक भी जा सकता है फिर। बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टॉक जो हम आज के मार्केट में इसी कस में डिस्कस कर सकते हैं, वो है गोकेक्स, गोकुलदास। तो जो कि आज चल रहे हैं 543 के आसपास में। यहाँ पर आप 2-3 दिन का और करो, यानी 2-3 ट्रेडिंग सेशन का वेट और करिए। 443 पर चलने वाला ये स्टॉक बहुत लाइकली है कि हमको 543, सॉरी, बहुत लाइकली है कि ये स्टॉक हमको 480 से 510 के भाव में मिल जाएगा। दैट मीन्स हमको थोड़ा सा और सा मिल सकता है। तो जब ये सस्ता स्टॉक आपको वहां पर दिख जाए, देयर यू कैन कंसीडर अ बाय, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया। आपको सिर्फ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 460 रुपए का, वेर जो टारगेट्स हैं वो पॉसिबली थोड़े से बड़े हो जाएंगे। एंड वो पॉसिबल टारगेट आपको 610 रुपए से लेकर के 700 तक स्ट्रेच मिल सकता है। जब एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, तो उसके बाद में हम 2 से 6 महीने का व्यू इसमें लेकर के चल सकते हैं जी। बिल्कुल ठीक है मैम। तो ये कुछ एक काउंटर जो टेक्सटाइल के हैं, जहाँ पर कि अंबाला मैम का मानना है कि इन काउंटर्स में थोड़ा सा अभी ये जो लेवल्स हैं इनका ज़रूर ध्यान रखना है। अब स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं, जहाँ पर कि रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एल&टी जहाँ पर कि रिजल्ट्स ठीक आए थे, थोड़ा नेट प्रॉफिट स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कम था, लेकिन रेवेन्यूज़ में करीब 10.5% का जंप देखने के लिए मिला। देखिए, नेट प्रॉफिट से ज़्यादा जो आपको देखना होता है ना, वो एबिटा देखना होता है। वो इसलिए
क्योंकि नेट प्रॉफिट के लेवल्स तक आते आते ना बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं फाइनेंशियल्स के अंदर। एबिटा 21% अप हुआ और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में, ओ माफ़ कीजिएगा, एबिटा मार्जिन्स में करीब 230 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिला। अब नेट प्रॉफिट क्यों डाउन हुआ? 1791 करोड़ रुपए का एक वन टाइम इम्पैक्ट है जो कि लेबर कॉस्ट की वजह से उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एल में आज अच्छा सर्ज भी है। मैम कैसे देख रहे हो एल को? ये स्ट्रेंथ और बढ़ेगी या अभी यहाँ पर हो गया काम आज इसका? आज के लिए तो वी कैन सी कि थोड़ा सा अगर हम लिमिटेड, पहले इसका एक नजरिया समझना, इंट्राडे से ज्यादा मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल, इनफैक्ट लोगों को भी इसमें ज्यादा कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट के थ्रू होना चाहिए। सो बीइंग जैसे हमारा इंडेक्स मित्तल जी 200 के मूविंग एवरेजेस पर आ चुका है, वैसे ही हमारे बहुत अच्छे स्टॉक्स 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आए हैं। एंड एज एन इन्वेस्टर अब आपको एक लेंस लगा के ये चेक करना है कि यहां से क्या होगा। सो एल स्पेसिफिकली उतने खराब रिजल्ट नहीं है। गवर्नमेंट जब अभी कुछ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अगर बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं तो बड़े बिडर्स में से या जिसको टेंडर्स जिसको ज्यादा मिल जाते हैं, एल का नाम उसमें शुमार रहता है। अब सब कॉन्ट्रैक्ट अलग बात है, बट एल यूज टू एग्रेसिवली पार्टिसिपेशन उसका आता है। सो चांसेस है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत ज्यादा टाइम रिड्यूस कर रहा है, मतलब इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है। और पास्ट रिकॉर्ड इसका ये भी कहता है कि जब जब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आया है तो हद से हद 8 से 15% का ही डिक्लाइन हुआ है। सो इफ यू आर नाउ व्हेन यू आर अवेयर विद इट, जब आप इससे अवेयर हो गए हैं तो आप ये मान के चले कि आपका 3900 के आसपास की एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप मुश्किल से, मतलब ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि लेने के बाद आपको डर नहीं लगना चाहिए एंड यू शुड नो कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो मुश्किल से ये स्टॉक आपको 3400 3500 हद से ज्यादा जा सके, दिख सकता है, इससे ज्यादा नहीं। एंड अगर ये आ जाए तो वहां पर खरीदारी का व्यू ही रखिएगा। नाउ पॉसिबल टारगेट जब आप आज इसको खरीद रहे हैं 3010 के आसपास में, आपके लिए पॉसिबल टारगेट बिल्कुल आसान वाले जो बनते हैं, वो पहला नया हाई की तरफ जो रिसेंट बनेगा वो लगभग 4200 का है। एंड आप इसमें एक्सपेक्टेशन अगर 4750 की भी करें, इट्स नॉट ओवर एक्सपेक्टेशन। स्ट्रेटेजी ये है, थोड़ा सा आज खरीदो, अगर आपको 3500 के आसपास मिले तो थोड़ा वहां पर खरीदना। स्टॉप लॉस 3300 का मेंटेन करके आप ये व्यू, 3300 भी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आप एक 3300 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके एक लंबा नजरिया, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में शायद उतना आपको सिरदर्द देगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा नजरिया बढ़ा ले तो आपको पैसा दे सकता है। तो जैसा स्टॉक है वैसी स्ट्रेटेजी, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी मुझे यही सुटेबल लगती है। ठीक है। अगला काउंटर मैम कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर भी रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। प्रॉफिट डाउन हुआ करीब 18%, रेवेन्यू अप हुआ करीब 18%। तो एक चीज़ बढ़ी है 18%, एक चीज़ घटी है 18%। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर बाकी पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं एबिटा इम्पॉर्टेंट होता है। एबिटा 21% डाउन हुआ है और मार्जिन्स बहुत तेज़ी से हिट हुए हैं, करीब 700 बेसिस पॉइंट। काउंटर हालांकि फ्लैट है, क्योंकि जो बजट की एक्सपेक्टेशंस हैं, बजट को लेकर कोई शायद शॉर्ट तो इसको काउंटर को नहीं कर पा रहा है। मैम ये पक्ष सही है कि अगर रिजल्ट थोड़े से वीक भी आ रहे हैं एक क्वार्टर में, कोई बात नहीं, मार्केट इसको डाइजेस्ट कर लेगा, कंसिडरिंग कि बजट आपके सर पे खड़ा है, डिफेंस को लेकर आउटलुक अच्छा चल रहा है। यस, एंड वही हो रहा है। आपके अगर रिजल्ट्स खराब हैं या वीक हैं या फिर अप टू द मार्क नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। ये एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट या benchmark मैं देखती हूँ। तो आज ये स्टॉक सेक्टर 55 के आरएस पीस पर है और स्टॉक भी लगभग 55-56 के पर ही, मल्टीपल्स पर ही है। गुड थिंग है कि इसकी पूरा जो कंजप्शन है वो डोमेस्टिक है, डिपेंडेंसी बाहर के मार्केट पर नील है, मतलब बहुत ही नील है, आप उसको ये कह सकते हैं। तो जो मूवमेंट कोचिन शिपयार्ड, दूसरे जो स्टॉक्स जो हमारी डिफेंस की नीड्स को पूरा करते हैं, उस पर सबसे ज्यादा एक फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट आप उसको बोल सकते हैं कि मतलब हैव टू वाला कैपेक्स अलॉटमेंट होगा। मतलब आप जो करंट सिनेरियोज है उसको आप दो राय नहीं रख सकते कि हमको एक सेफ या फिर एक मजबूत अपने आप को एज एन इकोनॉमी, एज एन कंट्री, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए बनाना ही पड़ेगा। तो कैपेक्स इसकी तरफ बढ़ेगा। और भी सेइंग दिस, जब आप ये चीजें समझी कि सस्ता है, मतलब एट पार है, गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और साथ में आपका एक हैव टू वाला कंडीशन है इसमें, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पीस बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब इफ इट इज अ केक तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पीस नहीं बनेंगे, कुछ ही लोगों में वो पूरा बिजनेस बटना है।
तो कोचिन शिपयार्ड उस लिस्ट में प्रायोरिटी गेज करता है, प्रायोरिटी लेता है। आज की डेट में अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको या तो एक शॉर्ट टर्म प्ले करना है, जो कि आप 1620 मेरा टारगेट था वैसे, बाय द वे जब हमने इसको 1470 वगैरह के आसपास रेकमेंड किया था, तो 1600 वाज फर्स्ट टारगेट जो हिट हो गया हम्म। कल की मार्केट में। जी। लेकिन अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो जो फर्दर टारगेट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि संदीप जी थे जब ये डिस्कशन हुआ था, तो 1800 का एक और टारगेट है, उसके लिए होल्ड करो। फ्रेश बाइंग करना है कर सकते हैं। 1800 इज अपकमिंग टारगेट, एंड फ्रॉम देयर हम 2100 के भाव को भी इसमें देख पाएंगे। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? इट इज लाइक मेक और ब्रेक, एक भाव है जो टूटना नहीं चाहिए अगर हम 2100 तक के टारगेट को देखना चाह रहे हैं। तो वो है 1400 रुपए। 1400 रुपए जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है, ओवरसोल्ड कंडीशन वाला भाव है। अगर वो भाव भी टूट रहा है तो फिर आपको छोड़ देना है, अदरवाइज यू कैन होल्ड इट फॉर एंड फ्रेश बाय ऑल्सो विद 1400 का स्टॉप लॉस, जिसमें कि 1800 2100 हमारे दो टारगेट्स और बचते हैं, इनको चेज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला शेयर है गार्डन रीच का, जहां पर कि ये भी डिफेंस से जुड़ी कंपनी। रेवेन्यूज़ में करीब 49% का जंप देखने के लिए मिला। एबिटा भी लगभग डबल होता हुआ दिखाई दिया। प्रॉफिट में 74% का जंप दिखाई दिया, और मार्जिन्स भी लगभग 320 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखने के लिए मिले यहाँ पर गार्डन रीच के। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें ऊपर के लेवल्स पर फंसे हुए हैं। जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं उस तरह का रिएक्शन उतना काउंटर पर मिला नहीं। गैप अप ओपनिंग हुई थोड़ी बहुत, लेकिन अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है काउंटर। हालांकि अभी भी 2% नीचे ऊपर है, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा। मैम, ये आज मार्केट का सेंटीमेंट है थोड़ा वीक, जिसकी वजह से काउंटर गिर रहा है, या आपको लगता है कि ये काउंटर थोड़ा चल गया या कुछ हो गया, इसको नहीं चलना था? ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ये काउंटर क्यों नहीं चल रहा आज? गैप अप हुआ था रिजल्ट्स के दौरान में, रिजल्ट्स के जो सेंटिमेंट्स है उसकी वजह से गैप अप हो गया, और चल गया वाली सिचुएशन तो नहीं लगती है। यस, फॉर दिस काइंड ऑफ काउंटर्स 20% अपने मतलब अगले 3-4 दिन, पिछले 3-4 दिन के अंदर में 20% का अपरन तो हुआ है। सो इसको अभी आगे चलना है और छलांग चलनी है, तो उसके लिए इससे पहले थोड़ा सा सही भाव आना सबके लिए जरूरी है, एंड मुझे लगता है कि वो वही कोशिश है। और वैसे भी एक कहावत चलती है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो कई बार अगर आपके सेंटिमेंट्स ब्रॉडर मार्केट के वीक होते हैं तो स्टॉक्स पर थोड़ा बहुत असर होता है, बट इस मार्केट में भी कुछ धुरंधर होते हैं, जैसे आईओसीएल हो गया, ये चलते हैं, उनकी अलग सेट ऑफ न्यूज रहती है। बट फिलहाल शिपिंग बिल्डिंग कंडीशन में, जैसे अभी हमने कोचिन शिपयार्ड की बात की, जीआरएससी की बात की, करने जा रहे हैं जी शिपिंग की अगर बात करेंगे, तो नंबर ऑफ कंपनीज बहुत कम है आपके, जो बोलते हैं ना जिसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम है। एक कंपनी का अगर रिजल्ट खराब है, ऑर्डर तो मार्केट में है, तो दूसरे को मिलेगी। तो वो चीज आप समझ लो कि कौन से स्टॉक पर कब एक्शन लेना है। सो बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप यहाँ पर डिप में खरीदार बनिए, सिंपल स्टेटमेंट। अब इसमें पॉसिबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या है कि पहले तो हम टारगेट समझते हैं, जिसमें कि 2800 से लेकर के लगभग 3300 का टारगेट मुझे दिखता है, और मैं 6 महीने का ही नजरिया रख लूं, साल भर की भी जरूरत नहीं है। खरीदारी के लिए हमको आज नहीं, कल की मार्केट में हमको खरीदारी का व्यू लेना चाहिए, जो कि लगभग हमको 2500 2520-30 इस रेंज में मिल सकती है, और आज ये चल रहा है 2580 के आसपास। तो 50-60 पॉइंट आपके और सस्ते आपको मिल सकते हैं। अगर वो मैटर करते हैं आपको बहुत, तो आप रुक जाओ, लेकिन अगर नहीं तो थोड़ा बहुत आज खरीद लीजिए, थोड़ा कल और परसों खरीद लीजिएगा, जिसमें कि 2800 और 3200-3300 ये टारगेट है जो आ जाएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें मेंटेन करना ही है 2150 का। ठीक है। अंबाला मैम, कोई और काउंटर आपकी तरफ से? यस, देयर वर सम काउंटर्स, मैं देख लेती हूँ आज की डेट में। मुझे आज ना कैम्स ठीक ठाक ही लग रहा है, एक ओके। बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी हम कैम्स में देख सकते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि लेते ही भाग जाएगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल हम इसमें देख सकते हैं। एक दूसरा स्टॉक है जो कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का है। लेट मी चेक इट वंस प्लीज। यस, एक वॉबाक टेक है और एक है कैम्स। तो हम दोनों को आज की डेट में एक फ्रेश लॉन्ग के हिसाब देख सकते हैं, बट आइडिया ट्रेडिंग का नहीं है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का तो कम से कम 3 महीने तो है। एंड कैम्स 705 पर आया है भी। हम इसमें 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट का प्लान कर सकते हैं, एक तो आज और कल वगैरह अगर हम पर थोड़ा सा मिल जाए, क्योंकि हो सकता है तो बाद में वीडियो देखे,
तो 705 पर भी बाइंग है और 790 के पास भी बाइंग ही है। तो दिस इज अ रेंज ऑफ 25 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स जहां पर हम बाइंग के बारे में देख सकते हैं। पॉसिबल टारगेट कैंप्स में हमको 740 से लेकर लगभग 800 तक दिख जाएंगे। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, मतलब इससे नीचे मत जाइएगा, विच इज 655। 655 रुपए का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ फॉर दिस काउंटर। इतना ही रखना, इससे नीचे करने की कोशिश जरूरत नहीं है। दूसरा है जो कि आज वीक है लेकिन चल जाएगा। अगर हम इसको एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखें तो वाबा टेक लगभग 1050 पर है। मेरी ओपिनियन में मित्तल ये हमको, मतलब आज का दिन जब हम बात करें 29 जनवरी और एक दो दिन और ले, तो हमें ये मुश्किल 70 से लेकर के 1070 तक इस 100 पॉइंट दायरे में हमको 2-4 दिन खेला। दिस इज एन एक्यूमुलेशन जोन एंड फ्रॉम देयर जो हमको एक टारगेट जाएगा आसानी वाला, वो होगा लगभग 1200 का पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट लगभग हम इसमें 1400 तक का देख सकते हैं। तो बेट थोड़ी डिफरेंट है ये, इसको उसी नजर से देखें। रही बात स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ पर सिर्फ 920 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको देख सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस क्योंकि बड़े हैं तो चाहे तो यूजर लिमिट कर सकते हैं। ये हाई बीटा स्टॉक है, में मूवमेंट बड़ी रेंज में है। बिल्कुल ठीक है। तो वाटेक वाबाग और कैंप्स, ये दो शेयर जो कि माला मैम की रेडार पर है और इन दोनों पर बाय की रिकमेंडेशन दी गई है। बिल्कुल ठीक है माला मैम, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह से टाइम देते रहिए मैम। थैंक यू सो मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।